जय हिंद। देखो भाई साहब, इंडिया एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का रिलेशन खैर अच्छा तो है, लेकिन इसको हम बहुत अच्छा नहीं बोल सकते। ऑन एन एवरेज ठीक ठाक है भाई साहब, काम आने पर एक दूसरे को पूछते रहते हैं। लेकिन 2015 से लेकर अभी तक, यानी कि लगभग 10 साल हो गए हैं, ये टाइम पे इंडिया एंड अफ्रीका का रिलेशन बहुत ज्यादा स्लो हो गया था। एंड इनफैक्ट तुम बोल सकते हो ट्रेड वगैरह बहुत घट गया था। जितना हमारा कैपेबिलिटी है, जितना हमारा पोटेंशियल है कि हम लोग अफ्रीका को बेच सकते हैं एंड अफ्रीका से कुछ चीजें इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मिनरल वगैरह, उतना हम लोग नहीं कर रहे थे। लेकिन फाइनली इंडिया ने तय कर लिया है एंड फाइनली हो चुका है डेट वगैरह फिक्स कि इंडिया के टॉप लीडर्स एंड अफ्रीकन नेशन के टॉप लीडर्स 4th इंडिया अफ्रीका फोरम समिट में आएंगे न्यू दिल्ली में, जो कि 31 मई 2026 के अंदर होने वाला है। एंड इसके अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट पर बात किया जाएगा। एंड वैसे ये जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर लगभग 54 देश है। इनके साथ कैसे ट्रेड वगैरह बढ़ाया जाए, डिफेंस टाइप कैसे किया जाए, आने वाले टाइम पर यहाँ पर हम लोग मिलकर कैसे ग्रोथ कर सके, इन टॉपिक के ऊपर इंडिया एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट बातचीत करेंगे। एंड ये इंपॉर्टेंट इसीलिए इतना हो जाता है कि भाई साहब आफ्टर 10 ईयर हम लोग ये रिलेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के जो 54 कंट्री है, इंडिया के साथ कैसे अच्छे रिलेशनशिप बना पाए, कैसे फ्यूचर में हम लोग ट्रेड बढ़ा पाए, इन सब टॉपिक के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। इस बात पे तुम्हें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा होगा। एंड अभी डिस्कस करेंगे भाई साहब अफ्रीका इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है इंडिया के लिए। लेकिन पहले ये इंडिया एंड अफ्रीका का ये जो समिट है, इंडिया अफ्रीका फोरम समिट, इसको समझ लेते हैं भाई साहब। इसको अगर तुम शॉर्टकट में बोल सकते हो भाई साहब IAFS, जिसका फुल फॉर्म ही है भाई साहब इंडिया अफ्रीका फोरम समिट। इसमें बेसिकली होता यह है कि इंडिया एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के जो 54 कंट्री है, इनके बीच में बातचीत होता है कि हम कैसे क्लाइमेट चेंज के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, हम कैसे मेडिसिन को ट्रांसपोर्टेशन इजी करके बीमारियों को रोक सकते हैं, कैसे ट्रेड वगैरह बढ़ा सकते हैं। एंड अगर देखोगे होल कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग मिलकर कैसे डेवलप करें, चाहे कोई भी एस्पेक्ट हो, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, किसी भी एंगल पे। इस सबमिट का विजन यही है। एंड ये जो सबमिट हो रहा है, ये 4th सबमिट हो रहा है इंडिया एंड अफ्रीका के बीच में, यानी कि पिछले कुछ सालों के अंदर 3 सबमिट और हो चुके हैं, जिसका हिस्ट्री हम थोड़ा बहुत अभी देख लेते हैं। तब भूल चुके दोस्तों को हम लोग याद कर रहे हैं, यानी कि वो दोस्त हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो है भाई। देखो, पहला जो इंडिया अफ्रीका फोरम सबमिट हुआ था, ये 2008 के अंदर हुआ था। हाँ, फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पर हुआ था। एंड इसमें विजन ये था कि इंडिया एंड जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के 54 कंट्रीज है, इन दोनों के बीच में कैसे रिलेशनशिप हम बेहतर कर पाए एंड हम लोग दोनों मिलकर ट्रेड वगैरह बढ़ा पाए। एंड यही 2008 था भाई साहब, एक चेंजेबल साल इंडिया एंड अफ्रीका का रिलेशनशिप में, क्योंकि उसके बाद अफ्रीका ने इंडिया को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, चाहे वो UN में हो, चाहे वो अदर कोई भी वर्ल्ड वाइड सबमिट फोरम वगैरह हो उसके अंदर। एंड स्पेशली हम लोग डिप्लोमेसी के अंदर भाई साहब ग्रो कर सके इंडिया एंड अफ्रीका मिलकर। एंड इसमें भी अफ्रीका ने डिप्लोमेसी के अंदर बहुत ज्यादा इंडिया को सपोर्ट दिखाया है आफ्टर 2008, क्योंकि उस साल के बाद इंडिया अफ्रीका को इंपोर्टेंस देने लगा। एंड उससे पहले अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को कोई भाई साहब पूछता ही नहीं था। भाई अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को अकेला छोड़ दिया था। यूरोप ने कभी भी अफ्रीका को सपोर्ट नहीं किया, ना एशिया के किसी कंट्री ने किया, ना कोई अदर कंट्री अफ्रीका को सपोर्ट किया, अमेरिका जैसा बड़ा कंट्री। इंडिया पहला कंट्री था अफ्रीका को सपोर्ट करने वाला, जो कि बिना किसी स्वार्थ के अफ्रीका के साथ आकर मिलजुल कर ट्रेड कर रहा था। लेकिन एक्चुअली स्वार्थ वगैरह तो होता ही है, लेकिन दोनों का फायदा अगर हो जाए तो स्वार्थ जायज भी है। उस टाइम पर इंडिया का कॉन्सेप्ट क्लियर था भाई साहब, फोकस करना कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर, एजुकेशनल स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड करना अफ्रीकन बच्चों को, टेक्निकल कोऑपरेशन भी देना वहां पर, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करना, जो भी पुल वगैरह डैम वगैरह बनाना हो, इंडिया बहुत सारे डैम पुल वगैरह बनाया भी था, एंड हेल्थ केयर पार्टनरशिप। एंड ये जो पहली अफ्रीका एंड इंडिया सबमिट था, ये एक मॉडर्न डे रिलेशनशिप का फाउंडेशन बनाया इंडिया एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बीच में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट डिसीजन इंडिया का था अगर उस टाइम को देखोगे तो। एंड अभी का जो सिनेरियो है, उसका परिणाम ये है कि 2008 के अंदर इंडिया अफ्रीका को इंपोर्टेंस देने लगा। क्या देखो, अभी हम छोटे छोटे इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तुमने अभी नोटिस किया होगा, मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया है भाई साहब वियतनाम के ऊपर, कि वियतनाम के साथ हम लोग डील करने वाले हैं। वियतनाम के साथ $25 बिलियन का टारगेट लेकर हम चल रहे हैं कि भाई साहब आने वाले कुछ सालों के अंदर $25 बिलियन का ट्रेड कर सके। एंड उसमें ब्रह्मोस मिसाइल वगैरह एंड अदर चीजें हैं, एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल, सब कुछ हम लोग डील करने वाले हैं। एंड सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ वियतनाम के साथ ही ये सब चीज कर रहे हैं। अगर तुम देखोगे यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्री 9-10 हैं, इनके साथ हम लोग रिलेशनशिप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अभी हम लोग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि भाई साहब ये 54 कंट्री के साथ हम लोग अच्छा रिलेशन बना पाए, तो विश्व पटल पर भी हमको फायदा होगा यहाँ पर। एंड सेकेंड जो इंडिया एंड अफ्रीका सबमिट हुआ था, ये भाई साहब
2011 के अंदर हुआ था एंड इथोपिया इसको ऑर्गेनाइज किया था। इथोपिया के कैपिटल के अंदर भाई साहब ये मीटिंग वगैरह हुआ था, जिसका सिंपल सा मोटिव यही था, दोनों देश मिलकर डेवलप हुए एंड एक दूसरे को विश्व पटल पर, विश्व के मंच पर सपोर्ट करें। एंड थार जो सबमिट हुआ था, जैसे मैंने बोला भाई साहब 2015 के अंदर हुआ था एंड इसको इंडिया ने दिल्ली के अंदर होस्ट किया था। लेकिन यहाँ पर इंडिया एंड अफ्रीका का रिलेशन थोड़ा बहुत स्लो डाउन होने लगा। लेकिन 2015 का जो सबमिट है, यानी कि थार इंडिया अफ्रीका सबमिट है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है भाई साहब? क्योंकि इंडिया ने यहाँ पर मेजोरिटी इन्वेस्टमेंट कर रखा था अफ्रीका में। 2015 ही ऐसा साल रहा जिसके बाद इंडिया ने भयंकर फोकस देने लगा अफ्रीका को। लेकिन मीटिंग वगैरह ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया ड्यू टू सम जियोपॉलिटिकल टेंशन, तो इंडिया को जबरदस्ती पीछे हटना पड़ा यहाँ पर। एंड इंडिया ने इन 54 कंट्री को लगभग $10 बिलियन का ऑलमोस्ट लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया है, जिसके वजह से इन कंट्रियों के अंदर डेवलपमेंट अच्छा खासा हो रहा है, जो कि आने वाले कुछ सालों के अंदर दिखने लगेगा। पहले जो डेवलपमेंट वगैरह नहीं हुआ था इन कंट्रियों के अंदर। एंड इसी के लिए अफ्रीकन नेशंस इंडिया को इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं वर्ल्ड वाइड, अगर किसी भी मंच पे देखोगे तो। एंड बेसिकली लाइन ऑफ क्रेडिट यानी कि LOC क्या है? जिस कंट्री के पास लेट सपोज इथोपिया कुछ डैम वगैरह बनाएगा और उसके पास पैसा नहीं है डैम बनाने के लिए, तो इंडिया क्या करेगा भाई साहब? एक $200 मिलियन का लेट सपोज लाइन ऑफ क्रेडिट साइन कर लेगा इथोपिया के साथ कि ये जो $200 मिलियन है ये तुम्हारा डैम बनाने के ऊपर खर्च होगा एंड कुछ सालों के अंदर तुम इसको धीरे धीरे करके लोन के जैसा रिपेमेंट कर दोगे। ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट है ये ओनली यूज होता है भाई साहब डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के अंदर। जिस कंट्री के पास पैसा नहीं है, बड़े देश से पैसा लो, बनाओ और उसके बाद लोन चुकाओ धीरे धीरे करके कुछ सालों के अंदर, एंड कुछ इंटरेस्ट वगैरह भी दे देना, जैसे कि बैंक वगैरह करते हैं, जैसे कि हम लोग लोन लाते हैं बैंक से। ऐसे ही $10 बिलियन पूरा मिला जुला के इन 54 कंट्रियों को दिया गया है। एंड ऑल्सो $600 मिलियन का ग्रांट भी असिस्ट किया गया कि भाई साहब ले जाओ, इसको यूज करो, कोई जरूरत नहीं है लौटाने की। इंडिया अफ्रीका फोरम सबमिट को इंडिया ऑर्गेनाइज करके दिल्ली में इसको मीटिंग बैठाने वाला है एंड इसमें बहुत सारे टॉपिक के ऊपर, बहुत सारे इश्यूज के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा, जो कि मैं 31 मई को वीडियो में अपलोड कर दूंगा। डोंट वरी अबाउट दिस। देखो ठीक है, हम लोग इंपोर्टेंस देते हैं अफ्रीका को एंड ये जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं इनको। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ऊपर हम लोग क्यों इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं? देखो हम लोग लगभग $80 बिलियन का ट्रेड अफ्रीका के साथ करते हैं एंड लगभग $42 बिलियन का हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, 37 बिलियन का हम लोग इंपोर्ट करते हैं, यानी कि $3 बिलियन के आसपास का हम लोग ट्रेड सरप्लस पे यहाँ पर है। लेकिन सिर्फ पैसा का मैटर यहाँ पर नहीं है कि $3 बिलियन के लिए हम लोग इतना कुछ करने वाले हैं। पहला कारण भाई साहब, अफ्रीका इतना ज्यादा इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई साहब जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, चाहे ये चाइना से लेकर यूरोप को जोड़ने वाला रास्ता हो या यहाँ पर समुद्र में तुम देख सकते हो भाई साहब पूरा इंडिया को घेरने वाला एक स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स एक स्ट्रैटेजी है चाइना का, जिसके तहत चाइना इंडिया को पूरी तरीके से यहाँ पर इस एरिया में घेर कर रखना चाहता है। इसका काउंटर पार्ट है भाई साहब अफ्रीका का कुछ देश। यहाँ पर तुम देख सकते हो मैप में भाई अफ्रीका का कुछ देश यहाँ पर इंडियन ओशन को लग कर आ जाते हैं, चाहे वो सोमालिया हो, तंजानिया हो, इथोपिया हो। तो इन कंट्री के साथ हम लोग अगर अच्छा रिलेशन बनाएंगे तो यहाँ पर हम लोग पोर्ट वगैरह लेके चाइना को काउंटर कर सकते हैं, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को वीक कर सकते हैं। लेकिन चाइना यहाँ पर बहुत अंदर तक घुस गया है। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बहुत ज्यादा डेंजरियस भाई साहब, यहाँ पर तुम देख सकते हो पूरा घेर चुका है एंड ये प्रोजेक्ट भाई साहब ऑलमोस्ट बन ही चुका है यहाँ पर। एंड अगर ध्यान से देखोगे अफ्रीका को, अफ्रीका कॉन्टिनेंट भाई साहब पूरा पड़ता है इंडियन ओशन को लगकर, कि इंडिया को अगर दबदबा इंडियन ओशन में बनाना है, जो कि नहीं है भाई साहब, यूएस यहाँ पर पेनिट्रेट कर चुका है। हम लोग सिर्फ बोलते हैं कि इंडियन ओशन हमारा है, हम यहाँ पर बाप है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। जो भी थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पर राज कर सकते हैं, अगर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के इन कंट्रियों को अगर हम साथ लेंगे तो भाई साहब इस एरिया को हम लोग यूज कर सकते हैं बड़े आराम से। ये जो कंट्री है लाइक सोमालिया, केनिया और यहाँ पर साउथ अफ्रीका, इन कंट्रियों के साथ अच्छा रिलेशन करके हम लोग आराम से इंडियन ओशन के ऊपर नजर रख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई साहब यहाँ पर रेड सी पड़ता है एंड मेजर ग्लोबल शिपिंग रूट यहीं से जाता है भाई साहब, 90% ऑफ द ट्रेड यहीं से होता है। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये सिर्फ ऑयल के लिए मेजर ट्रेड रूट है, लेकिन जो वर्ल्ड का बिजनेस होता है, चाहे वो इंडिया को प्रोडक्ट आए, इंडिया से प्रोडक्ट जाए, चाइना से प्रोडक्ट आए जाए, ये 90% ऑफ द केसेस में रेड सी से पास होता है। एंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पूरा कब्जा रेड सी पर है। यहाँ पर तुम देख सकते हो इजिप्ट है, यहाँ पर इथोपिया, सोमालिया, इन कंट्रियों के बॉर्डर पर रेड सी जाता है। एंड अगर इन कंट्रियों के साथ रिलेशनशिप अच्छा रहा तो भाई साहब रेड सी को हम लोग थोड़ा बहुत डोमिनेट भी कर सकते हैं। एंड अफ्रीका भाई साहब पूरी तरीके से भरा हुआ है मिनरल से। इन कंट्रियों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ना इनके पास इतना ज्यादा ज्ञान है कि हम लोग माइनिंग वगैरह करके यूज कर सके। लेकिन इंडिया की कंपनीज अगर यहाँ पर घुसे, इंडिया के कंपनीज के साथ मिलकर अफ्रीकन कंट्री के जो गवर्नमेंट है ये काम करके माइनिंग वगैरह शुरू करेंगे तो भाई साहब हम लोग माइनिंग के अंदर पूरी तरीके से एक तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। एंड हम लोग माइनिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट
के लिए कोई अदर कंट्री के ऊपर लाइक चाइना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 100% ऑफ द मिनरल्स जो भी पूरी दुनिया में पाया जाता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे है भाई। एंड इंडिया अफ्रीका तो कोई अलग नहीं है, इंडिया यहीं से टूट कर यहाँ तक गया है। एंड चौथा कारण है भाई साहब एनर्जी सिक्योरिटी। खैर अभी तक अफ्रीका ने कोई भी ऐसा मेजर ऑयल प्रोडक्शन नहीं किया है गल्फ कंट्री के जैसा, लेकिन अफ्रीका के पास बहुत ज्यादा भंडार है भाई साहब, गैस का, ऑयल का और नेचुरल रिसोर्सेज का। इनको भी हम लोग एक्सट्रैक्ट करके हमारे फायदे के लिए यूज कर सकते हैं और अफ्रीका को कुछ पैसा वगैरह दे सकते हैं आराम से, उनके देश में डेवलपमेंट करके फायदों को हम लोग ले सकते हैं। एंड पांचवा जो कि भाई साहब मैंने बहुत बार बता दिया है इस वीडियो में, ग्लोबल सपोर्ट भाई साहब। यूनाइटेड नेशन में 54 सीट है भाई साहब अफ्रीका कंट्री का। यूनाइटेड नेशन में 54 सीट है भाई साहब अफ्रीकन नेशन का। एंड तुम इमेजिन लगा सकते हो 1/3 ऑफ द कंट्री जो है अफ्रीकन नेशन में आते हैं। एंड अगर हमने अफ्रीकन नेशन का सपोर्ट जीत लिया तो भाई साहब हम लोग कुछ भी मुद्दा उठा सकते हैं एंड हमारी बात सुनी जाएगी यूनाइटेड नेशन में, चाहे वो एनवायरमेंटल रिलेटेड कुछ बात हो, चाहे वो जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ बात हो, चाहे वार पीस वगैरह की बात हो। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट और भी फायदा है, लेकिन अफ्रीका एक अंडर डेवलप्ड कॉन्टिनेंट है। खैर इंडिया भी कोई डेवलप हो नहीं हुआ है, लेकिन अगर देखोगे पूरी दुनिया में अफ्रीका सबसे ज्यादा अंडर डेवलप्ड एरिया में आता है। इसमें होता क्या है कि भाई साहब जहां पर अंडर डेवलप्ड एरिया होता है वहां पर डेवलपमेंट का चांस होता है। तुम यूरोप में बना बना के बेचोगे कितना ही बेच पाओगे, लेकिन जहां पर कुछ भी नहीं है वहां पूरे कॉन्टिनेंट को तुम लोग बेच सकते हो। तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मैसिव है। मार्केट यहाँ पर अभी आने वाले 20-30 सालों के अंदर बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। कंज्यूमर यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, इकोनॉमी यहाँ पर बूम करने वाला है। एंड अफ्रीका वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट बनने वाला है आने वाले कुछ सालों के अंदर, कुछ दशक के अंदर यहाँ पर बहुत बड़ा मार्केट खुलने वाला है। तो इंडियन बिजनेसमैन, इंडियन टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस, बहुत ज्यादा डिमांड यहाँ पर होने जा रहा है अगर स्ट्रेटेजिकली इस चीज को यूज करे तो। एंड देखो 1996 से लेकर 2025 की अगर बात करेंगे, हमने अफ्रीका में लगभग $80 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि सिर्फ डेवलपमेंट वाला प्रोजेक्ट में ही यूज हुआ है। एंड आने वाले कुछ सालों के अंदर अगर 2026 का सबमिट सक्सेसफुल हो गया तो हम लोग ये इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने भी वाले हैं। देखते हैं आने वाले टाइम पर क्या होता है। तो भाई साहब इस चीज के ऊपर मैं नजर रख के बैठूंगा, आने वाले कुछ दिनों के अंदर इसका रिजल्ट आ जाएगी भाई साहब एक्चुअली होगा क्या। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।